नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके सीडीएस का पॉलिटी का मॉडल पेपर। तो जहाँ पर मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनके बारे में भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्देशिका के बारे में सही कथन है, मतलब प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन इन्होंने स्टेटमेंट जो दे रखा है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच अल्टीमेटली बिकेम द प्रियम्बल। बिल्कुल सही। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि आने वाले टाइम में जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, ऑन व्हाट बेसिस एंड व्हाट ऑब्जेक्टिव विल बी फोकस, मतलब हम किन किन उद्देश्यों पे ध्यान रख के अपने संविधान का निर्माण करेंगे। वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लेके आए थे, जिसको पास किया गया था लास्ट में 25 नवंबर 1949 को संवैधानिक सभा द्वारा। वही बाद में हमारा क्या बन गया था, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी को हम लोगों ने बाद में क्या बोला था, प्रियम्बल ही बोला था, या हमने प्रस्तावना बोली थी। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम यूएसए। बिल्कुल सही, हमने प्रियम्बल का जो विचार लिया है वो यूएसए से लिया है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर अडॉप्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वर्ड को 42वें संवैधानिक 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल सही। इसके अलावा एक वर्ड और जोड़ा गया था, दैट इज इंटीग्रिटी, अखंडता। अखंडता वर्ड को भी किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। लास्ट, द प्रियम्बल ऑफ लास्ट स्टेटमेंट, द प्रियम्बल इनकॉर्पोरेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब हमारे उद्देशिका के अंदर मौलिक अधिकार समाहित है क्या, नहीं, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमारे उद्देशिका के अंदर मौलिक अधिकार समाहित नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार हमारे कई सारे 6 मौलिक अधिकार है। उसमें उन्होंने कुछ उनके कॉन्सेप्ट को बताया है, लाइक लिबर्टी को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को, परंतु सारे मौलिक अधिकारों को उसके अंदर समाहित करके नहीं बताया है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा लास्ट वन। इसका सही स्टेटमेंट कौन कौन सा होगा, पहला स्टेटमेंट, हिंदी में भी देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट इसका सही है, जो उद्देश्य संकल्प है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, किसके द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है प्रियम्बल का, हमने यूएसए के संविधान से लिया। तीसरा स्टेटमेंट जो मैंने बताया था बिल्कुल सही है। 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत हमने 3 वर्ड जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा अखंडता, इंटीग्रिटी। लास्ट वन, उद्देशिका भारत के मौलिक अधिकारों को सम्मोहित करती, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 एंड 3। प्रस्तावना एक अच्छा टॉपिक है, इट इज नोन एज द बर्ड आई ऑफ द व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये एक तरह से संविधान की पूरी आत्मा भी कहा जाता है इसको, मतलब इसके अंदर पूरे संविधान का उद्देश्य दिया गया। मतलब वह संविधान वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो संविधान को पढ़ना तो इतना आसान नहीं। तो संवैधानिक सभा के सदस्यों ने क्या कोशिश की थी कि हम जनता तक इसको ऐसे पहुंचा सके कि एक पन्ने में, जिससे लोगों को ये समझ में आ सके कि हाँ बेसिकली हमने संविधान के अंदर लिखा क्या है। इतना बड़ा संविधान पढ़ने से बेटर अगर हम सिर्फ प्रियम्बल को भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें संविधान के पीछे का कॉन्सेप्ट, संविधान के पीछे का आइडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे के पूरे जितने भी विचार हैं वो हमको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, प्रियम्बल। उसके अलावा प्रियम्बल की कुछ चीज़ें और होती हैं। प्रियम्बल के अंदर हम लोग के बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट होते हैं। नंबर 1 कि हमको सोर्स अथॉरिटी किसने दी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसका हमारा नेचर कौन सा होता है, SSSR, सोशलिस्ट, सोवेरियन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसके अलावा डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब हमारे संविधान को अपनाया गया था, 26 नवंबर, मतलब कब संविधान बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके प्रियम्बल बनाया गया है। प्रियम्बल में आज तक एक ही संवैधानिक संशोधन किया गया, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, जिसके तहत 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है इसमें से, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो बेरी केस 1960 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट आफ्टर द केशवानंद भारती केस 1973 सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को चेंज करते हुए कहा था हाँ, प्रियम्बल इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो प्रस्तावना में संविधान का अभिन्न अंग है। उसके बाद LIC का भी केस हुआ था 1995 में, जिसमें उन्होंने केशवानंद भारती केस को ही
आगे पजेस्ट किया था और कहा था हाँ संविधान हमारा प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, जैसा कि केशव नंदन भारती केस में कहा गया था। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा प्रस्तावना में आपके कुछ क्वेश्चन और आते हैं जिनमें आपको टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करनी होती है। उन सारी चीज़ों को अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम लोग का ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है कि प्रस्तावना के बारे में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। Which of the following changes has not been made to the Citizen Act of India by amendment in 2015? 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में सिटीजनशिप एक्ट में कुछ परिवर्तन किए थे, जिससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बेसिकली उसके अंदर किया गया क्या था, उन्होंने उसके तहत क्या किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने की थी, PIO का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO का कॉन्सेप्ट जो 2002 में लाया गया था। उसके अलावा एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो 2005 में लाया था। इन्होंने क्या किया था, 2015 में इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया था, एक दूसरे में मिला दिया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को। उसके अलावा NRIयों के लिए वोट की मांग चल रही थी 2011 से ही कि NRI भी वोट डाल सकते हैं, तो उसके लिए अमेंडमेंट लाया गया था जो बाद में पास हुआ था। और पेपर बैलेट की तरह, जिसे कह सकते हैं पेपर बैलेट की तरह, अब NRI भी हमारे यहाँ वोट डाल सकते हैं। 2015 के तहत यही बोला गया था, जिसके लिए उनको कुछ पासपोर्ट को अपने दिखाना पड़ेगा और वो वहीं से वोट डाल सकते हैं जो उनका रेजिडेंस एड्रेस लिखा है उनके पासपोर्ट में, भले वो NRI है मगर वो ई बैलेट के तहत वोट डाल सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस किए थे उन्होंने 2015 में। अब देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से चेंजेस हमारे मैच हो रहे हैं। सबसे पहले चीज, द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया विल नाउ बी कॉल्ड द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं। द नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI, बेसिकली NRI आर इंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शन इन इंडिया। अर्लियर इट वाज नॉट, पहले ये नहीं थे परंतु अब है, वो भी ई पेपर बैलेट की तहत। तो बिल्कुल सही है, 2015 में ये भी अमेंडमेंट किया गया था। जैसे मैंने बताया था, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को मर्ज कर दिया गया था किसके अंतर्गत, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। वही चीज बोला गया है, पर्सन ऑफ PIO को किसके अंदर प्लेस कर दिया गया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर नाउ इंटाइटल्ड टू लाइफ लॉन्ग वीजा टू विजिट इंडिया। बिल्कुल सही, अब उनको लाइफ लॉन्ग वीजा भी दे दिया गया था, मगर उसके अलावा भी उनके बाद में एक चीज कही गई थी कि आप 180 दिन से ज़्यादा अगर लगातार रिसाइड करते हो तो उसके लिए आपको एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। 180 दिन का उन्होंने टाइम लिमिट कही थी। ठीक है, बेसिकली तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट उन्होंने उसके अंदर ऐड किए थे 2015 के अंदर। बस पहला कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया विल नाउ बी कॉल्ड द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। विल स्टिल नोन एज OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ही उनको कहा जाएगा, ना कि OCI कार्ड होल्डर्स कहा जाएगा। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इन्होंने बस एक कार्ड होल्डर वर्ड जोड़कर थोड़ा सा गलत कर दिया। तो इसका ऑप्शन क्या पूछा है, कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया है। तो पहला, भारत के प्रवासी नागरिकों को भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड धारक कहा जाएगा, नहीं, उसे अभी भारत का प्रवासी नागरिक ही कहा जाएगा। अविनाशी भारतीय भारत में निर्वाचनों में मत देने के लिए अधिकार है, मतलब NRI भारत में वोट डालने के लिए अधिकारी है, हाँ है। भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के समकक्ष रखा गया, बिल्कुल सही। PIO को OCI के समकक्ष रखा गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति अब भारत आने के लिए, मतलब पब्लिक ऑफ प्ले, मतलब पीपल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO का भी लाइफ लॉन्ग वीजा दे दिया है, जिसमें 180 दिन तक लगातार वो रह सकते हो। उसके बाद उनको थोड़ा सा अपडेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो इसका स्टेटमेंट सिर्फ पहला ही गलत है, जो परिवर्तन नहीं किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना कॉन्सेप्ट के साथ बच्चे ना समझ पाए। तो जो भी बच्चे इन कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे अच्छे से, वो शायद इनके आंसर अच्छे से समझ जाए। जो हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस के बच्चे होंगे उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, परंतु इन्होंने इन चीज़ों को ढंग से पढ़ा नहीं होगा, उनके लिए थोड़ा टफ हो रहा होगा। तो उन चीज़ों को भी मैं थोड़ा बहुत क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, तो मैं सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं कर सकता हूँ।
मगर मैं मैक्सिमम चीज़ों को आपके सामने क्लियर करते हुए चलूँगा, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, यहाँ से आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट ऑफ सर्सियोराजी इज इशूड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट किस केसेस में दायर की जाती है? तो आपको पता ही है अनुच्छेद 32 की तरह 5 तरह की रिट होती है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, उसके अलावा हम लोग कहते हैं मैंडेमस, फिर प्रोहिबिशन, एंड फोर्थ रिट होती है हमारी सर्सियोरारी, और लास्ट वन होती है क्यू वारंटो। जब हम किसी इंडिविजुअल के नाम टू हैव द बॉडी ऑफ, किसी इंडिविजुअल के नाम जो आपके आर्टिकल 22 को वायलेट कर रही है, मतलब अरेस्ट और डिटेंशन के केसेस को वायलेट कर रही है, तो उस केसेस में हम कौन सी रिट इशू करते हैं? हेबियस कॉर्पस इशू करते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। मैंडेमस रिट मतलब होता है वीक कमांड। ये दोनों ही रिट हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट इशू की जाती है। किसको? हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट इशू की जाती है। किन केसेस में? ठीक है, इन केसेस में कि आप कह सकते हो वीक कमांड, जब कोई आपको ऑर्डर दिया जाता है, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी, ध्यान सुनना। मैंडेमस पब्लिक अथॉरिटीज को इशू की जाती है, ना कि कोर्ट्स को इशू की जाती है। प्रोहिबिशन और सर्सियोरारी कोर्ट्स को इशू की जाती है। सॉरी, इसको अपडेट कर लेना। इन दोनों को हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट में इशू की जाती है। मैंडेमस जो इशू की जाती है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ को इशू की जाती है। कैसे? अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है या अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं निभा पा रहा, उस केसेस में हम कौन सी रिट इशू करते हैं? मैंडेमस इशू करते हैं। उसके बाद आती है प्रोहिबिशन और सर्सियोरारी। प्रोहिबिशन इट्स अ काइंड ऑफ स्टे ऑर्डर या टू फॉरबिड। जब हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट मतलब जुडिशियल बॉडी से जुडिशियल बॉडी को इशू की जाती है, जब लोअर कोर्ट्स अपनी पावर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर वो किसी तरह के डिसीजन दे चुके होते हैं गलत तरीके से, तो वहाँ पर उन डिसीजन को रोकने के लिए प्रोहिबिशन इशू की जाती है। सर्सियोरारी भी उसी केसेस में इशू की जाती है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। और ये जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को भी इशू की जा सकती है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, जब आप पूरी रिट पढ़ोगे तो उसके अंदर किनको किनको इशू की जा सकती है, ठीक है। मगर यहाँ पर हमारा लास्ट में आता है क्यो वारंटो। तो सर्सियोरारी बेसिकली करती क्या है? टू बी सर्टिफाइड। ये सर्टिफाइड करती है या इन्फॉर्म करती है? किसी कोर्ट से, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को सर्टिफाइड करती है या इन्फॉर्म करती है उन केसेस के बारे में। और लास्ट है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो एक तरह से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करता है कि किस बेसिस पे आप जो भी गवर्नमेंट पोस्ट आपने अडॉप्ट की है, आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। रिट हमारी 5 तरह की होती है। ये आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट्स में रिट दायर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं सर्सियोरारी के बारे में। सर्सियोरारी इज इशूड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। हायर कोर्ट टू, इसको याद रखना, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट किस ग्राउंड में। और सर्सियोरारी का लिटरल मीन क्या होता है, इसको भी याद रखना। अगर सर्सियोरारी आई है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। सूचित किया जाता है, इसको हम लोग कह सकते हैं। ये इशू आती है सर्सियोरारी। लैक ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ वर्क एक्सिक्यूटेड आउटसाइड द जुरिडिक्शन परव्यू। मतलब अगर कोई न्यायालय, लोअर कोर्ट, अपने न्याय क्षेत्र का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही, तथा या फिर वो अपने न्याय क्षेत्र से ज़्यादा का डिसीजन दे रही है, उस केसेस में हम सर्सियोरारी इशू कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ऑन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिल्कुल सही। अगर आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को ही वायलेट कर रहे हो, उसके जो नियम दिए गए उन्हीं को वायलेट कर रहे हो, इन केसेस में भी हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को सर्सियोरारी इशू की जा सकती है। ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी पेटेंट लीगल इन्फर्मिटी इन द आर्काइव्स, इस केसेस में भी मतलब क्या हुआ? ऑन ग्राउंड ऑफ एनी पेटेंट लीगल इन्फर्मिटी इन द आर्काइव्स, मतलब कोई ऐसा लीगल पेटेंट लिखा है जो आर्काइव्स में रखा गया, मतलब ऐसे समझो कोई पुराना डिसीजन है, उस डिसीजन को वायलेट करते हुए लोअर कोर्ट, मतलब हायर कोर्ट का कोई डिसीजन है, उसको वायलेट करते हुए लोअर कोर्ट कोई डिसीजन दे रही है, तो आप हायर कोर्ट के डिसीजन को तो चेंज नहीं कर सकते हो बीइंग अ लोअर कोर्ट। तो उस केसेस में भी सर्सियोरारी इशू की जाती है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। तो तीनों ही सही, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो बिल्कुल सही। कौन सा सही होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं बच्चों जो मैंने वहीं से उठा के लाने की कोशिश की जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं। मैंने यहाँ पर किसी तरह से ये कोशिश नहीं की आपको मैं इजी क्वेश्चन करवाऊँ,
मैं उन्हीं तरह के क्वेश्चन को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अवेयर रहें रियलिटी से कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो आपके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी अक्सर इसी तरह के क्वेश्चन सीडीएस में डालता है जहाँ पर वो इन चीज़ों के बारे में बारीकी से पूछना चाहता है। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट को बारीकी से नहीं पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना कुछ मिस कर जाओगे पेपर में, ठीक है। तो षष्ठी राशि इन्हीं केसेस में इशू की जाती है, ठीक है। रिट कितनी तरह की होती है? 5 तरह से। किस आधार पर रिट दायर की जा सकती है? अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन टू ऑल इट्स सिटीजन सब्जेक्ट टू, अरे वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान अपने सभी नागरिकों को किसके अधीन रहते हुए विचार एवं व्यक्ति की सुनिश्चित करता है? अगर आपको याद हो आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर आपको 6 तरह की फ्रीडम दी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एंड लास्ट वन इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो उसी के तहत बोला गया है कि जब भी, अब बेसिकली ये समझना, अगर हम भी थॉट ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, राइट टू थॉट एंड एक्सप्रेशन की, तो हम उसको किसके अंदर सुनिश्चित करते हैं? कहाँ पर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे राइट टू थॉट एंड एक्सप्रेशन बने रहे, मेंटेन रहे? ये तो हमको फंडामेंटल राइट्स में दिए गए, मगर ऑप्शन में तो फंडामेंटल राइट्स है नहीं, ठीक है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी में बिल्कुल नहीं दिया गया हमको, ये तो हमको राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत दिया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिया गया, ये तो बिल्कुल गलत है। थॉट्स एंड एक्सप्रेशन की ड्यूटीज तो हमको ये बताती है कि हमारी देश के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ड्यूटीज के अंदर हमको कुछ दिया थोड़ी ना गया है, ड्यूटीज के अंदर तो हमसे मांगा गया है कि आपकी देश के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। तो कहीं से भी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी इन चीज़ों को सुनिश्चित नहीं करती हैं। लास्ट में ऑप्शन बचता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी, अच्छा ध्यान देना, ये शायद आपके सीडीएस के किसी एग्जाम में आया था प्रीवियस ईयर में, और ये सुप्रीम कोर्ट के एक छोटे से डिसीजन से उठाया गया क्वेश्चन था। उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था, बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल इट्स अ काइंड ऑफ आइडिया टू द गवर्नमेंट, मतलब एक तरह से देश की सरकार को एक विचार देता है कि आपको रूल्स रेगुलेशन बनाते समय या लॉ बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, जब भी गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है डीपीएसपी के रिलेटेड या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड, तो जब उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो सरकार को 2 चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। नंबर 1, आर्टिकल 14 का मतलब राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको मिलना चाहिए। कहीं ऐसा लॉ ना बनाना जिससे हमारा आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाए। और दूसरी चीज, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन की आपके वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बोली गई थी कि इम्प्लीमेंटेशन करते समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देखोगे कौन सुनिश्चित कर रहा है एक तरह से हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम इन 2 चीज़ों का जरूर ध्यान रखते हैं कि वो राइट टू इक्वालिटी को या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को तो वायलेट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मतलब कह सकते हो विधि की समझ समानता के अधिकार को तो वायलेट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमारी फ्रीडम के थॉट्स, चाहे एक्सप्रेशन हो चाहे थॉट हो, चाहे जितनी भी तरह की फ्रीडम है, उनका वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब भी आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करोगे तो कहीं मायने में सुनिश्चित कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वय। ये हमारे लिए सुनिश्चित करता है कि कौन से विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसका ऑप्शन कौन सही होगा? अगर हम देखें तो केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो कौन सा सही होगा? ओनली 1 इसमें है, ऑप्शन में बिल्कुल है। आपका थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, ओनली 1, केवल एक इज द राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी नहीं करती, क्योंकि एक तरह से तो ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी हमारी देश के प्रति है। ये हमको कोई राइट नहीं दे रही है, हमसे सरकार मांग रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज
ये हमसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांग रही है देश के प्रति। तीसरा, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी तो फ्रीडम का राइट देता ही नहीं है, राइट टू फ्रीडम तो अलग है, आर्टिकल 19 to 22। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? केवल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंट फॉर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। सीएजी के बारे में भी जान लेंगे, सीएजी का भी आगे क्वेश्चन हो जाएगा। यहीं से मैं थोड़ा टॉपिक बढ़ाता हूँ और इसको समझाता हूँ, ध्यान सुनना अगर इसकी दूसरी विंडो खुल जाती है तो। इसको बारे में हम सुन लेते हैं, सीएजी के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, सीएजी आर्टिकल 148, अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सीएजी बेसिकली 3 तरह के अकाउंट के बारे में रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, ध्यान सुनना इस चीज को। सीएजी बेसिकली 3 तरह के अकाउंट के बारे में रिपोर्ट बनाता है। सबसे पहला एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर 2 फाइनेंस अकाउंट, नंबर 3 अकाउंट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। मतलब जो हमारी सीएजी होती है उसको 3 तरह के अकाउंट बनाने की परमिशन होती है, या फिर कह सकते हो वो 3 तरह के अकाउंट के बेसिस पे रिपोर्ट बनाती है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है पार्लियामेंट से कितना एक्सपेंसेस पास हुआ है, पार्लियामेंट से कितना एक्सपेंसेस पास हुआ है और सरकार ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, इन दोनों को कंपेयर करना, इन दोनों के बेसिस पे रिपोर्ट बनाना। ऐसे समझना, तुम घर से लेके जाते हो 100 रुपये, सब्जी लाते हो 50 रुपये की, तो घोटाला कितने का किया? 50 रुपये का। तो वही चीज़ है, संसद से कितना रुपए पास हुआ है और सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, इन्हीं दोनों को जो अकाउंट बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फाइनेंस अकाउंट बेसिकली रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करता है, सरकार ने कितना कमाया है और सरकार ने कितना खर्च किया है। इट्स अ काइंड ऑफ बजट से रिलेटेड रिपोर्ट। फाइनेंस अकाउंट इसी को प्रिपेयर करता है कि सरकार ने कितना कमाया और सरकार ने कितना खर्च किया, इसको ऐसे समझो। लास्ट में आता है पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब सरकारी जितनी भी कंपनीज हैं, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनीज, उसमें सरकार ने कितना पैसा कमाया और कितना पैसा एक्सपेंड किया है। अकाउंट तो बेसिकली यही होता है। तो 3 तरह के अकाउंट प्रिपेयर करती है हमारी कौन? सीएजी। सीएजी जब ये 3 तरह के अकाउंट प्रिपेयर कर लेती है, इन तीनों को रिपोर्ट को किसको सौंपती है? प्रेसिडेंट को सौंपती है। प्रेसिडेंट इन तीनों रिपोर्ट को उठा के सौंप देता है पार्लियामेंट को। ठीक है, और पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी होती, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये जो 2 पहले के अकाउंट है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट, इन दोनों अकाउंट का जो रिव्यू करता है, जांच करता है, वो कौन करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। आई होप यहां पर समझ में आ गया होगा आपको। सीएजी 3 तरह के अकाउंट बनाती है, अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस और अकाउंट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सपेंडिचर, जो पार्लियामेंट ने एक्सपेंडिचर किया है और जो सरकार ने एक्सपेंडिचर किया उनके बीच का है। उसके बाद फाइनेंस अकाउंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बीच की रिपोर्ट, कितना खर्चा किया, कितना कमाया। पब्लिक अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनी से हमने कितना मेंटेनेंस चार्ज लगा, कितना खर्चा हुआ, कितना वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ, दिस थिंग। ये तीनों रिपोर्ट उठा के सौंप देता है प्रेसिडेंट को सीएजी। सीएजी ये तीनों, प्रेसिडेंट ये तीनों रिपोर्ट उठा के सौंप देता है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट रिस्पेक्टेड कमिटीज़ को सौंप देता है जो जो अकाउंट जिस कमिटीज़ को देना है। इसमें से जो पहले 2 अकाउंट की रिपोर्ट होती है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट, इनकी जांच करती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स शोइंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ सम्स ग्रांटेड बाय द हाउस फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया। देखिए ये चीज तो बोल रहा है कि एग्जामिनेशन करती है किस अकाउंट की? अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की, जिसके अंतर्गत क्या दिया रहता है? हाउस फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत कितना पैसा सरकार हाउस के द्वारा दिया गया है सरकार को खर्चे के लिए, उसी चीज की
एग्जामिनेशन करता है उसी अकाउंट का एग्जामिनेशन कहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहला स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। दूसरा, स्क्रूटनाइज द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी, और सही मायने में कर क्या रही है, सीएजी की रिपोर्ट को तो स्क्रूटनाइज कर रही है। रिपोर्ट किसने सबमिट की है, सीएजी ने, उसी की रिपोर्ट को तो स्क्रूटनाइज कर रही है, स्क्रूटनी कर रही है। नेक्स्ट, सजेस्टिंग द फॉर्म इन विच एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, नो, बिल्कुल गलत। ये काम होता है हमारी दूसरी कमेटी का, जिसका नाम है एस्टिमेट कमेटी। जिसका नाम क्या होता है, एस्टिमेट कमेटी या आकलन समिति, एस्टिमेट कमेटी। गॉट इट? ये एस्टिमेट कमेटी का काम होता है, ना कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई। इस हिसाब से आपका आंसर कौन सही होता है, इसको साफ से देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, आपका ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इस आधार पर देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लेते हैं। लोक लेखा समिति कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति कहा जाता है। जो करती क्या है, भारत सरकार के व्यय के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए किए गए अनुदानों को, संसद कितना बिल पास हुआ है, विनियोग मतलब एप्रोप्रिएशन, अकाउंट की क्या करती है, जांच करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, नियंत्रक महालेखा प्रशिक्षण, जिसको हम लोग सीएजी कहते हैं, इसके द्वारा दिए गए विवरण की समीक्षा करना, बिल्कुल समीक्षा करना, यह काम यही करता है। तीसरा, सुझाव देना कि संसद को, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये प्राकलन समिति का काम होता है या आकलन समिति का काम होता है। तो पहला और दूसरा सही है। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following statement relating to the deputy speaker of the Lok Sabha is are correct? यूनियन लेजिस्लेचर का क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्थापिका का क्वेश्चन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। द ऑफिस ऑफ द डिप्टी स्पीकर एक्वायर्ड अ मोर परमानेंट पोजीशन आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1950, बिल्कुल सही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ही और सी इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर, हाँ, ही शुड बी द मेंबर्स अमंग्स द हाउस। थर्ड वन, ही सी होल्ड द ऑफिस अंटिल ही सी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ हाउस, बिल्कुल सही। अगर आप उस सदन के मेंबर के द्वारा ही चुने गए हो, आप उसके मेंबर ही नहीं रहे, उस सदन के सदस्य ही नहीं रहे, तो आप वहाँ के अध्यक्ष कैसे, उपाध्यक्ष कैसे बन सकते हो। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 1950 में भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने के बाद उपाध्यक्ष के पदों को और अधिक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। उसका निर्वाचन सदस्यों के मत से ही होता, हाँ, ही शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, वह पद पर तब तक बना रहता है जब तक वह सदन का सदस्य बनना रहे, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ द अबव्स आर ट्रू, इसमें से तीनों ही ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, C1 अगेन 1, 2 एंड 3, या ऑल ऑफ द अबव भी दिया होता तो वो भी सही होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन इंडिया। ओके, नाइस वन। वन गवर्नर कैन एक्ट एज गवर्नर ऑफ वन और मोर स्टेट, बिल्कुल सही। तो जब आप लोगों ने गवर्नर पढ़ा होगा उसमें ये लाइन लिखी जाती है कि एक गवर्नर जो होता है एक या एक से अधिक राज्यों का गवर्नर भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। द गवर्नर हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, बिल्कुल, अंडर आर्टिकल 161 गवर्नमेंट को पार्डन की, रिप्राइव की, रेमिशन की, पनिशमेंट टू पर्सन कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ, बस वो फांसी की सज़ा नहीं माफ़ कर सकता है, उसके अलावा वो साजिश सज़ा माफ़ कर सकता है। ठीक है, मीन्स एक तरह से कह सकते हो कि वो डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकता है, उसके अलावा वो सारी चीज़ें उसके ऊपर परमिशन रहती है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ, ओह बिल्कुल गलत। गवर्नमेंट की ये डिस्क्रिटरी पावर होती है। ठीक है, उसी के पास अधिकार होता है। बेसिकली वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछता, वो भी उसके अंदर बाउंडेड कर दिया गया, उसको अंडर आर्टिकल 74 उसको बाउंडेड कर दिया गया है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेगा। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। चीफ मिनिस्टर्स रिस्पेक्टिव स्टेट्स के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ही इज जस्ट वर्क एज अ एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो एजेंट का काम करे, मध्यस्थ का काम करे, वो गवर्नर होता है। उसको चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट नहीं किया जाता। बेसिकली उसको प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है।
तो इस आधार पे देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला और दूसरा सही है। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, ताकि हिंदी मीडियम वाले भी समझ सके। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। राज्यपाल को राजविधि के अधीन सिद्ध दोष ठहराए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा उसका प्रविलंबन परिहार करने की शक्ति है? बिल्कुल है। वो सजा भी माफ कर सकता है, कम भी कर सकता है, उसको रेमिट भी कर सकता है, स्पेशल केसेस में छूट भी दे सकता है। ठीक है, नेचर बदल के भी क्षमा कम कर सकता है, बिना नेचर बदले भी क्षमा कम कर सकता है। बस वो डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकता, या फिर आप कह सकते हो एक तरह से सजाए मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस समय का बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेजिडुअरी पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? रेजिडुअरी पावर हैव बीन गिवन टू द यूनियन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 248। रेजिडुअरी पावर के अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया है। रेजिडुअरी पावर के बारे में बताया गया है। रेजिडुअरी पावर है किसके अंदर, किसको दिया गया है? यूनियन पार्लियामेंट को, केंद्र को ये शक्ति दी गई है। इसको सबसे पहले जो जोड़ा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसके बारे में बताया गया था। और बोला गया था अवशिष्ट क्षेत्रों का जो अधिकार है वो बेसिकली किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, या फिर कह सकते हो ऐसे लॉ जिसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस है, या फिर ऐसे लॉ जो भी करंट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कह सकते हो उस समय जब हमारे रेजिडुअरी पावर जब बनता है, रेजिडुअरी पावर मतलब ये हुआ कोई भी एक नया क्षेत्र आता है या कोई एक नई सब्जेक्ट आता है, कोई एक नया विषय आता है जिसमें से दोनों के बीच बवाल होने के चांसेस है, दोनों के ही डिस्प्यूट्स होने के चांसेस है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो जो पावर दी जाएगी वो किसको दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी, जिसको हम लोग अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं या फिर रेजिडुअरी पावर कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन द मैटर ऑफ रेजिडुअरी पावर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ये हमने कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। शेड्यूल 7 नहीं, शेड्यूल 7 के अंदर हमारी सिर्फ 3 लिस्ट बताई गई है, आपकी यूनियन लिस्ट या फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, उसके अलावा लास्ट ऑप्शन क्या? तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये तो मैंने शुरुआत में ही बताया था 1935 के अंतर्गत। ठीक है, रेजिडुअरी पावर को सबसे पहले बताया गया था और किसके हाथ में रखा गया था? गवर्नर जनरल, मतलब यहाँ पे कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखा गया था। तो पहला और चौथा ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? पहला और चौथा मीन्स C1, तीसरा एकदम सही है, पहला और चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस इज इंक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू बाय द जुडिशरी। ओके, नो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू नहीं है, इट्स नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। द एग्जीक्यूटिव सेंड जुडिशरी टू एक्सपर्ट्स रिव्यू, नहीं, ये भी नहीं है। जुडिशरी एक्सप्रेस व्यू मतलब एग्जीक्यूटिव अपना व्यू एक्सप्रेस नहीं करती है। एग्जामिनेशन स्क्रूटनी बाय द जुडिशरी टू जज द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, बिल्कुल सही। इट लिटरली मीन्स आपको करना क्या है? वैलिडिटी चेक करनी है। टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन ऑफ वर्किंग प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय द जुडिशरी, बिल्कुल गलत। ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। जुडिशियल रिव्यू जान लेते होता क्या है। जुडिशियल रिव्यू का काम क्या होता है, जिसको हम लोग न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं। न्यायिक समीक्षा का काम क्या होता है? बेसिकली अगर कोई लॉ लेजिस्लेटिव मतलब व्यवस्थापिका ने कोई लॉ बनाया है या फिर कोई लॉ एग्जीक्यूट हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी लॉ है, अगर कोई नियम है, वही आपका लेजिस्लेटिव बनाती है और एग्जीक्यूट भी करती है। मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का काम तो यही होता है, नियम बनाना और नियम लागू करना। तो अगर कोई लॉ बनता है तो उसमें बस इतना चेक करना है हमको, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बस इतना काम होता है चेक करना कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से बना है कि नहीं, मतलब वैलिडेट है कि नहीं, मतलब ये लीगल है या इलीगल है, या फिर एक और सही शब्दों में कहोगे जो भी लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है कि नहीं, दैट्स इट। उसका इफेक्ट अच्छा हो रहा है, उसका इफेक्ट बुरा हो रहा है, डजेंट मैटर। हमको बस उसकी वैलिडिटी चेक करनी है। हमको ये चेक करना है कि वो वैलिडेट है या नहीं,
वो संविधान के अनुसार बनाया गया है या नहीं, दैट्स इट। और यही होती है जुडिशियल रिव्यू की पावर, जो एग्जामिनेशन स्क्रूटनी बाय द जुडिशियरी टू जज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। यही चीज मैंने बताई थी, जो लॉ बना है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ने, उसकी वैलिडिटी चेक करना, ठीक है, कि वो वैलिडेट है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो वैलिडेट है या नहीं। यही हमारी न्यायिक समीक्षा कहलाती है। इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं थोड़ा, ये अच्छा टॉपिक है। न्यायपालिका द्वारा संविधान की समीक्षा नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया जाता जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत, वो इंटरप्रेटरी पावर होती है। कार्यपालिका बिल्कुल नहीं, अपने मामलों में अपने विचार प्रकट करने के, कोई विचार प्रकट नहीं करना कार्यपालिका को, ये न्यायिक समीक्षा होती है, न्याय की समीक्षा होती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से संबंधित विषयों की संवैधानिक वैधता चेक करी जाती है कि जो विषय बनाया गया या जो लॉ बनाया गया, जो टॉपिक बनाया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिडेट है या नहीं। तो सिर्फ इट इज़ द राइट स्टेटमेंट, बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 केवल 3। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। ओके, ये आपका क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम से, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका पंचायती राज सिस्टम से, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 यही था, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपकी तरफ पंचायती कमिटीज दी गई है और एक तरफ उनका काम दिया गया है, किस किस कमिटीज में क्या क्या किया गया था। पहले तो देख लेते हैं ये समिति बनी कब कब थी। आपकी जो अशोक मेहता कमेटी बनी थी वो 1977 में बनाई गई थी जनता सरकार के द्वारा। हनुमंतराव कमेटी जो बनी थी 1984 में, इसका जो काम था उसको बस ये चेक करना था, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान के बारे में बताना था, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान है, न्यायिक जिला संबंधी जो भी प्लान है उनके बारे में बताना था। एलएम सिंघवी कमेटी जो बनी थी वो बनी थी 1986 में, ठीक है, एलएम सिंघवी कमेटी जो बनी थी 1986 में। उसके बाद सत्याराम कमेटी जो बनी थी 2 बार बनी थी, 1963 में ही बनी थी और 1965 में ही बनी थी। इस समय इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को चेक किया था और 1965 में इन्होंने जो काम किया था वो इलेक्शन से रिलेटेड काम किया था, जो भी इलेक्शन से पंचायती राज के इलेक्शन है उनसे संबंधित कामों के बारे में। ये तो इनके बारे में हो गया। अब इनका मैच भी कर लेते हैं। सबसे पहले सत्यनाम कमेटी का देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इलेक्शन और मॉनिटरी, अगर ये कुछ टर्म्स दिख रहा है तो बिल्कुल इलेक्शन आपको मिल गया है, तो डी का सेकंड सही है। उसका हनुमंतराव कमेटी मैंने बताई है किसके लिए चेक करती है, द परफॉर्मा ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान, परफॉर्मा ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान। आपकी अशोक मेहता कमेटी जो थी वो फंडामेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेम ऑफ द पंचायती राज के बारे में बताती है। एलएम सिंघवी लास्ट में यही बचा, पहला वाला, तो यही सही होगा। इसको एक बार सही डायने में मैच करा लेते हैं, ठीक है, हिंदी वाले में भी, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अशोक मेहता समिति लाइन से देखते हैं। अशोक मेहता समिति का काम क्या था, 1970 में बताई गई थी। इसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी उसके अनुसार से पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधित तत्वों के बारे में बताया था 1977। तो देख लेते हैं थर्ड कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे तो आपको आंसर मिल गया पहले ही, दोनों ऑप्शन, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए, केवल एक ही ऑप्शन बचा, मगर बाकी सब आंसर भी देख लेते हैं। उसके बाद हनुमंतराव समिति, जैसे मैं बताया था 1984 में इसको बस जिला स्तरीय योजनाओं का स्वरूप तैयार करने को बोला गया था, ठीक है। एमएल सिंघवी कमेटी, इसका मेन जो काम था वो क्या था, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनः सही वितरण करना। और इसके अंदर ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल की भी बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको स्थान दिया जाना चाहिए पंचायती राज सिस्टम को, इसके ऊपर भी इन्होंने फोकस किया था। लास्ट में 80 सत्यानाम समिति 1963 और 1965
1963 में इन्होंने मॉनिटरीज के बारे में बात की थी और 1965 में इन्होंने इलेक्शन संबंधी या पंचायत राज में जो भी चुनाव होंगे उनके संबंधी रूपरेखा तैयार की थी। तो ये 2 बार बैठी थी सत्यनाम समिति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C13134112। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी पंचायत राज का भी और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं इस वजह से उसमें समझा दूंगा पार्ट 9 एंड आर्टिकल जो भी है, क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चन होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकल। देखिए अगला आ गया क्वेश्चन ही, फिर से लोकल गवर्नमेंट के बारे में आ गया। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया? आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। बिल्कुल सही। अभी आप लोगों ने जब डीपीएसपी पढ़ा होगा, पार्ट 4 के अंतर्गत जब पढ़ा होगा, उसमें एक गांधीवादी विचारधारा हुआ करती थी जिसको हम लोग गांधीयन आइडियोलॉजी कहते थे। उसके अंतर्गत आर्टिकल 40 था। बेसिकली था क्या? गांधी जी का मानना था कि किसी भी देश की सबसे जो छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो उस गांव होती है, ग्राम होती है या विलेज होती है। तो अगर आपको किसी देश का भला करना है तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट का आपको सबसे पहले अच्छा काम करना पड़ेगा। और स्मॉलेस्ट यूनिट या ग्राम का भला तभी हो सकता है जब उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, उसका विकेंद्रीकरण करके वहां पर एक स्वशासन की व्यवस्था का गठन किया जाए, मतलब लोकल गवर्नमेंट का गठन किया जाए। अनुच्छेद 40 के इस बात को आधार लेते हुए, ठीक है, 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया था जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इसके अलावा कि हमने पंचायती राज सिस्टम का विचार संविधान के किस भाग से लिया है, तो पार्ट 4 से। किस अनुच्छेद से लिया है? अनुच्छेद 40 से। और किस विचारधारा से लिया है? गांधीवादी विचारधारा से। तो पहला ऑप्शन तो आपका एकदम सही है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत पार्ट 9 पंचायत राज सिस्टम और पार्ट 9 ने म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा गया था। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, पंचायत और नगर निगम या नगर पालिका को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, द प्रोविजन इन द पार्ट 9 एंड पार्ट 9A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोर और लेस पैरेलल एंड एनालॉग। बिल्कुल सही है। जब वही नियम गांवों में लागू हो तो उसे हम पंचायत कह देते हैं। अगर सेम तरह से हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, स्वशासन की बात करें शहरों की, तो उसे हम म्युनिसिपैलिटी कह देते हैं। लगभग सेम ही है, बस नाम अलग है। अगर वही हम लोग एक गांव की बात करें या ग्राम लेवल पे या विलेज लेवल पे बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग पंचायत कह देते हैं, और शहर लेवल पे बात कर रहे हैं, अर्बन एरियाज पे बात कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्युनिसिपैलिटी। मोर लेस बोथ आर पैरेलल और एनालॉग, एक तरह से लगभग समान ही है दोनों। नेक्स्ट, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट रिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन। नहीं बेटा, कहीं कहीं पे 2 स्त्री है, कहीं कहीं पे 3 स्त्री है। अगर आपको याद हो, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ने 2 स्त्री मतलब 2 लेवल पंचायती राज ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी। मतलब जहां पर जनसंख्या 20 लाख से कम है, ठीक है, वहां पर हमारी कौन सी होगी? 2 टियर स्ट्रक्चर होगा। जहां पर उससे अधिक है वहां पर 3 टियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जिला परिषद, मंडल समिति या फिर कह सकते हो ब्लॉक लेवल, और लास्ट में ग्राम लेवल। ठीक है, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम सभा 3 आधार पर डिवाइड होगा। तो ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कह सकते रिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। इसको एक बार हिंदी में समझ लेते हैं क्योंकि अच्छा टॉपिक है। भारत के संविधान अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा ग्राम पंचायत के गठन के लिए उपबंध है। बिल्कुल वही है, मैंने वही बताया कि हमने विचार कहाँ से लिया था? आर्टिकल 40 से। डीपीएसपी के राजनीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 से गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम का हमने विचार उठाया था, आइडिया उठाया था, जिसको बाद 73rd अमेंडमेंट करके हमने पंचायती राज सिस्टम को संविधान के भाग 9, अनुसूची 11 और आर्टिकल 243 के अंतर्गत जोड़ा था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अभी मैंने बताया 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत भाग 9 जिसको हम लोग पंचायत कहते हैं, और भाग 74 के अंदर भाग 9A जिसको हम लोग क्या कहते हैं? म्युनिसिपैलिटी या नगर पालिका। उसके भारत के संविधान भाग 9 व भाग 9A एक दूसरे के लगभग समांतर और अनुरूप है। बिल्कुल, ये चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। अगर गाँवों में लागू करेंगे उसे पंचायत कह देंगे, शहरों में लागू करेंगे तो उसे लगभग नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटी कह देंगे। जनसंख्या के आकार का ध्यान किए बिना नहीं, बिल्कुल नहीं।
जिसको आधार मानकर ही 73वें संवैधानिक संशोधन किया गया है। कहाँ कहाँ पर 2 टियर स्ट्रक्चर लागू होगा, कहाँ कहाँ पर द्विस्तरीय लागू होंगे, कहाँ कहाँ पर त्रिस्तरीय लेवल होंगे, ठीक है। 3 लेवल स्ट्रक्चर और 2 लेवल स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर होंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द पावर टू डिसाइड द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये तो अभी एक तरह से करंट का भी टॉपिक हो गया। अभी 5 स्टेट के चुनाव की डेट घोषित की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन कौन सी? करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड, इन 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा की गई है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इसकी घोषणा किसने की है? भारत के निर्वाचन आयोग ने। इसकी क्या नाम है, डेट ऑफ इलेक्शन किसने कमेंस की है? इलेक्शन कमीशन अनाउंस की है भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का चुनाव आयोग, ठीक है। आर्टिकल 324 के तहत भारत के इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है। पढ़ेंगे फिर कभी। भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही अनाउंस करता है किसको? डेट ऑफ कमेंसमेंट या डेट अनाउंस करता है स्टेट इलेक्शन की, ठीक है। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 10th शेड्यूल पहले तो जान लेते हैं। अर्लियर हमारे पास 8 शेड्यूल थे, 12 शेड्यूल है। 10वां जो शेड्यूल जोड़ा गया था वो 52वें 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1986 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। 52वें संवैधानिक संशोधन 1986 के द्वारा। पहला जो जोड़ा गया था नवी अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो पहले संवैधानिक संशोधन 1951। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था, 73वें संवैधानिक संशोधन 1992-93 और लास्ट में शेड्यूल 12 अनुसूची 12 म्युनिसिपैलिटी 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो इसमें पूछा गया था लैंड रिफॉर्म्स, तो आपका शेड्यूल 9 हो गया, तो ये तो नहीं होगा। द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये तो आपका शेड्यूल 1 हो गया, ये भी नहीं होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम लोग दल बदल नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? दल बदल नियम। अगर आप किसी पार्टी को आधार मानकर चुनाव लड़ते हो और उसके बाद पार्टी को क्षति पहुंचाने की मंशा से आपने अपने दल को बदल लिया है, तो इस केसेस में आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यू विल बी नोन एज डिस्क्वालीफाइड। इसका एग्जाम्पल एक अच्छा है बट यहाँ पर लेना उचित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून से। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून से, ठीक है। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 adopted was prepared on the basis of report of which of the following committee? 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था? इसका आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने पार्ट 4A जोड़ने की भी बात कही थी। अगर पूछा जाए कभी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किस समिति की राय पर जोड़ा गया था, किस कमेटी के सजेशन पे या रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह कमेटी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसको हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत लगभग संविधान के लगभग सभी भागों में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया था, ठीक है। लगभग सभी भागों में कुछ ना कुछ परिवर्तन किए गए थे, इसी वजह से इसको लघु संविधान भी कहते हैं। और 42nd अमेंडमेंट के तहत पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज किस समिति की राय पर जोड़ी गई थी? स्वर्ण सिंह समिति की राय पर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल, संवैधानिक संशोधन विधेयक अंडर आर्टिकल 368 a member of parliament can amend the constitution, means
पार्लियामेंट के पास अधिकार है संविधान में संशोधन करने का। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन कॉल्ड अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस टू पास द बिल, बिल्कुल नहीं। ईच हाउसेस नीड टू पास द बिल सेपरेटली बाय प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, वैसे क्वेश्चन क्या पूछा इज नॉट करेक्ट। ओके, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। द बिल कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय द प्राइवेट मेंबर, बिल्कुल सही। इसका पहला ही आंसर जहां तक है गलत दिख रहा है। कौन सा आंसर? पहला ही ऑप्शन गलत दिख रहा है, अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो। अच्छा, 1 2 3 करके नहीं है क्या? तो पहला ही ऑप्शन गलत है इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन, स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ। पहली बात तो इसी को जान लो, ये पावर जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की होती है, इट्स अ पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 108। प्रेसिडेंट कैन कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो यहीं से गलत हो गया, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से कोई ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, ये पावर्स, हाँ, स्पीकर ऑफ लोकसभा उसकी अध्यक्षता जरूर करता है, मगर उसको बुलाने का अधिकार उसके पास नहीं होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला वन। मैच द फॉलोइंग। काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट, अरे कुछ प्रमुख समितियां दी हैं और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं, आपको मैच करना है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं, मेरे ख्याल से जिसने भी पॉलिटी थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत भी, उसको इसका आंसर पक्का पता होगा। दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा चीज मैंने ये भी कहा था, जहां भी, जो बच्चे होंगे जानते होंगे, जहां भी फेडरल या यूनियन वर्ड दिख जाए, बेसिकली ये यूनियन वर्ड था, हमने फेडरल वर्ड तो इस्तेमाल ही नहीं किया है, जहां भी यूनियन वर्ड दिख जाए वहां पर जवाहरलाल नेहरू तुरंत मार देना, कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। जहां भी यूनियन वर्ड दिख जाए, संघ वर्ड, उसकी कमेटी जवाहरलाल नेहरू के पास ही थी। फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी वल्लभ भाई पटेल के पास थी। और वर्किंग कमेटी, ठीक है, इसका अधिकार केएल मुंशी, कन्हैया, अच्छा ये मुंशी इधर लिख दिया इन्होंने, कन्हैया लाल मुंशी, इनको दिया गया था। ये कुछ 8 प्रमुख मेजर कमिटीज थी, उन्हीं में से कुछ मैच द फॉलोइंग करने को दिया गया है। तो ए का 4 चलो हिंदी में भी देख लेते हैं, फिर आंसर बताएंगे नीचे। हाँ, मसौदा समिति या इसको प्रारूप समिति भी कहते हैं, कई बार हिंदी में प्रारूप समिति भी लिख के आ जाता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे पितामह ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही थे। मौलिक एवं अधिकारों से संबंधित वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। संघीय, मैंने बोला था ना, जहां भी संघ वर्ड आ जाए जवाहरलाल नेहरू को टिक कर दीजिएगा। कार्यकारी समिति कन्हैया लाल मुंशी, केएल मुंशी। तो ए का 4 किसमें है? चलो ये ऑप्शन तो हट गया, ये तो नहीं होगा। ए का 4 3 ऑप्शन में बचा है। चलो बी का फर्स्ट, ये ऑप्शन भी हट गया, ये भी नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। सी का सेकंड, ये भी ऑप्शन हट गया, हमारा यही ऑप्शन सही है, D1, 4 1 2 3। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये 1 लाइनर, ये सबसे इजी मार्क्स होते हैं अगर आपके पेपर में आते हैं। इट इज द इजीएस्ट मार्क्स टू गेट। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन भी गलत कर दो, क्योंकि हम लोगों ने पहले के क्वेश्चन देखे हैं जो काफी डीप पूछे गए, तो काफी सब्जेक्टिव टाइप पूछे गया था, बट इट्स अ काइंड ऑफ 1 लाइनर। तो इन क्वेश्चनों को आप गलत मत करिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट बेस्ड अपॉन द गांधीयन प्रिंसिपल? गांधीवादी विचारधारा के अंदर कौन कौन से नहीं आते? चलो देख लेते हैं पहले गांधीयन फिलॉसफी के अंदर बात किसकी किसकी की गई थी। गांधी जी हमेशा गांवों के उत्थान की बात किया करते थे, तो विलेज। उसके अलावा गांधी जी सूती वस्त्र उद्योगों के प्रचार एवं प्रसार के लिए बात किया करते थे, तो कॉटन इंडस्ट्रीज। गांधी जी सत्य अहिंसा, तो वो एक तरह से फंडामेंटल राइट की बात हो गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं।
गांधी जी इसके अलावा बात करते थे कि एससी और एसटी के और माइनॉरिटीज़ को उत्थान के लिए, कई सही मायने में उन्होंने ही हरिजन का नाम दिया था उनको, तो वो बात क्या करते थे कि एससी एसटी और माइनॉरिटीज़ का उत्थान किया जाना चाहिए, तो वो इसकी बातें भी किया करते थे। उसके अलावा वो किसकी बात किया करते थे, वो ये कहते थे किसी तरह के ड्रग्स या फिर लिकर इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, वो इनकी भी बातें किया करते थे। उसके अलावा एक चीज की बात और करते थे वो कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, और दूसरा किलिंग ऑफ काउ, बुचरीज ऑफ काउ शुड बी अबॉलिश्ड। गायों का मृत्यु, नॉट किलिंग ऑफ काउ लिख दीजिए, गायों की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे बेस थे गांधीयन फिलॉसफी पे। इसी के आधार पे कोई ना कोई आर्टिकल बनाया गया है। तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत, तो मैंने देख लिया, विलेज की बात किया करते थे। कंपल्सरी इन फ्री एजुकेशन, ये तो आर्टिकल, ये तो फंडामेंटल राइट है यार, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको याद हो, ये तो आर्टिकल 21A है, शिक्षा का अधिकार, ये तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आता नहीं। ये तो ऑप्शन यहीं से गलत हो गया। तो मतलब ये कह सकते ना, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसे हम ड्रग्स भी कहते हैं, इस तरह के सब्सटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वीकर एंड बैकवर्ड क्लासेस पीपल, एससी एसटीज एंड माइनॉरिटीज की बात भी किया करते थे वो। तो इसकी भी बात करते थे, इसकी भी बात करते थे। उसके अलावा आप लोग ये भी याद रखना कि वो गौ हत्या के खिलाफ भी बात किया करते थे, पशुपालन की बात भी किया करते थे, और कॉटन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की भी बात किया करते थे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1, 3 एंड 4 के हिसाब से 1, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो सीएजी का मैंने अभी पीएससी की जब रिपोर्ट बताई तब थोड़ा बहुत समझाया था। अब ये सीएजी के बारे में पूछ रहा है अंडर आर्टिकल 148, ठीक है। तो सीएजी विल होल्ड द ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ 6 ईयर, बिल्कुल सही। 6 साल या 65 ऑफ ईयर्स ऑफ एज, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए, मतलब अगर वो पहले 6 साल की उसका कार्यकाल हो जाता तो सही, या फिर 65 साल की उम्र हो जाती है, ईयर ऑफ एज। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझना, अगर वो 60 साल की उम्र में सीएजी बना तो उसका 6 साल पहले पूरा होगा या 65 साल पहले पूरा होगा। जाहिर सी बात है 65 साल पूरा होगा, तो उसको 6 साल पूरा हो चाहे ना हो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। इन दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा उस बेसिस पे उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर वो 58 साल की उम्र में हुआ तो 64 साल की उम्र में उसका, 6 साल की उम्र में कितने साल का होगा, 64 साल का, तभी उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी पहले आएगा उस बेसिस पे उसको रिटायर कर दिया जाएगा। द पावर ऑफ सीएजी डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। अंडर आर्टिकल 148 के तहत ही हमको सीएजी की पावर पता चली है। सीएजी मंडी मेंबर बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेंस विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है, गलत नहीं बिल्कुल गलत है, ठीक है। द सीएजी में भी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एड्रेस, ये बिल्कुल सही। इसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस के तहत ही हटाया जा सकता है, सेम प्रोसेस एज लाइक अ प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है, मगर इसको पहले पार्लियामेंट के तहत पास कराना पड़ेगा। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट खुद को नहीं हटा सकता, तो पार्लियामेंट पास करती है। इसमें बस एक लाइन और जोड़ देना, पार्लियामेंट इम्पीचमेंट करेगी और प्रेसिडेंट हटा देगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि इसको अपॉइंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है और ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस आधार पर देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। 1, 2 एंड 4 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है इसका। 1, 2 और 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, फाइनेंस कमिटी ऑफ, अरे ये तो अभी मैंने पढ़ाया था, हमने बताया था ना सीएजी 3 तरह की रिपोर्ट बनाती है। तो रिपोर्ट किसको सौंपती है, पार्लियामेंट को सौंपती है। पहली होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, जो हमारे अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट के बारे में डील करती है। एस्टिमेट कमेटी बजट्स के एस्टिमेट लगाती है, सरकार के खर्चों के एस्टिमेट, जिसको हम लोग प्राकलन भी कहते हैं, जो एस्टिमेट लगाती है कि सरकार को कितना खर्चा करना चाहिए डॉल। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी किसकी रिपोर्ट कौन सबमिट करता है, सीएजी ही सबमिट करती है। और किस कमेटी को देती है, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पूछा गया फाइनेंस कमेटी, तीनों ही पैसे से रिलेटेड है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट भी कौन बनाता है, सीएजी के तहत ही बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3।
तीनों ही ऑप्शन सही है इसके। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ये क्वेश्चन वैसे मैंने प्रीवियस पेपर्स में भी कराया, मगर मैं फिर से समझा देता हूं। आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया का होता है, ही इज द फर्स्ट लॉ पर्सन ऑफ इंडिया। इसको भारत का पहला विधि अधिकारी माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसके पास कुछ अधिकार होते हैं, जैसे ही कैन पार्टिसिपेट, कॉमा स्पीक, कॉमा कैन बी मेंबर ऑफ लोक कमिटीज। ये सदन में बोल सकता है, सदन में हिस्सा ले सकता है, उसमें बोल सकता है तथा संसदीय समिति का मेंबर हो सकता है, बट कांट वोट, ये वोट नहीं दे सकता बस। बाकी इसको लगभग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर ही अधिकार है, बस ये वोट नहीं दे सकता। तो ये तीनों का आंसर लाइन से दिखा है। कैन पार्टिसिपेट, बिल्कुल कर सकता है, मेंबर्स हो सकता है, स्पीच दे सकता है, वोट सोच भी नहीं सकता। ठीक है। तो भारत का महान्यायवादी हिंदी में भी देख लेते हैं। लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, हाँ बेटा ले सकता है। समिति का सदस्य हो सकता है, हाँ हो सकता है। बोल सकता है, बिल्कुल अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको। लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं बेटा नहीं कर सकता है। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का सफ़र यही ख़त्म होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह के भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर इन चैप्टर्स में जो भी मैंने टॉपिक्स बताए आप समझ सकते हैं, इससे मैंने बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लाने की कोशिश की है, तो इनका अगर आप प्रॉपर वाइज में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और अच्छे से इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद। Major Culture Classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dream.